हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हमारा एचटेट 2024 के लिए जो टीजीटी साइंस का एग्ज़ाम था वो कंप्लीट हो चुका है। हमारा एग्ज़ाम भले ही 2024 में नोटिफिकेशन निकला था, लेकिन हमारा एग्ज़ाम हुआ कब है? 2025 में। तो आज हम कवर करेंगे एचटेट 2024 टीजीटी साइंस में जो हमारे बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन डज ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। तो आपको बताना है कि नेफ्रॉन के किस पार्ट में ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी या फिर लूप ऑफ हेनले। तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होते हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है? हमारी किडनी करती है। हमारी किडनी की जो सबसे बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। और नेफ्रॉन के भी फिर बहुत सारे पार्ट होते हैं। अब आपको बताना है कि नेफ्रॉन के किस पार्ट के अंदर जो ग्लूकोज है उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी कि दोबारा से शरीर के अंदर सोख लिया जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? नेफ्रॉन के अंदर, पीसीटी के अंदर होता है। पीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज बायोप्रोस्पेक्टिंग रेफर टू। तो आपसे पूछा गया है कि बायोप्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है। एक्सप्लोरिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फॉर न्यू कमर्शियल प्रोडक्ट, कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स, स्टडिंग इकोलॉजिकल सिस्टम। तो देखो, बायो एंड प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में हम क्या करते हैं? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करते हैं ताकि हम नए कमर्शियल प्रोडक्ट्स को बना सके। तो इसको हम क्या कहते हैं? बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन इज ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, एलएच या फिर एफएसएच। तो आपको पता है ह्यूमंस के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो कितने दिन की होती है? 28 डेज के अराउंड होती है। 28 डेज में से हम मानते हैं कि जो 14th डे होता है उस दिन ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि जो प्राइमरी फॉलिकल है वो सेकेंडरी फॉलिकल बन जाते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल बन जाते हैं, और जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है, जब उसके अंदर से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ओव्यूलेशन का मतलब क्या है कि आपका ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा और उसके अंदर से क्या निकल जाएगा? ओवर रिलीज हो जाएगा। और इसमें हमारी हेल्प कौन करता है? एलएच करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है। तो ये क्या करता है? इसका लेवल हमारी बॉडी के अंदर 14 डे के अराउंड बहुत ज़्यादा पीक पे पहुंच जाता है, जिसको हम एलएच सर्ज कहते हैं। ये जाकर ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कर देता है और उसके अंदर से ओव्यूलेशन हो जाता है, यानी कि ओवा बाहर निकल जाता है, जिसको हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है ओव्यूलेशन के लिए? एलएच हार्मोन। नेक्स्ट है, म्यूकर इज एसोसिएटेड विद। तो आपको बताना है कि जो म्यूकर है एक प्रकार की फंजाई है, वो किस क्लास से बिलोंग करती है? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज या फिर ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो म्यूकर किससे बिलोंग करती है? फाइकोमाइसिटीज क्लास से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर रिंगवॉर्म। तो आपको पता है रिंगवॉर्म जो बीमारी है जिसको हम हिंदी में दाद कहते हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन या फिर मैक्रोस्पोरम। तो आपको पता है हमारी जो रिंगवॉर्म है उसके लिए 3 फंजाई जो है वो मेजरली रिस्पॉन्सिबल रहती है। उनमें से वो 3 कौन कौन सी है? माइक्रोस्पोरम है, बिल्कुल है। ट्राइकोफाइटोन है, बिल्कुल है। एपिडर्मोफाइटोन है, बिल्कुल है। लेकिन जो मैक्रोस्पोरम है ये रिंगवॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। ठीक है, यही उन्होंने हमसे पूछा था। द रीजन ऑफ द वर्टिब्रेट आई फ्रॉम वेयर द ऑप्टिक नर्व पासिस आउट ऑफ द रेटिना इज कॉल्ड। तो आपको है ना वर्टिब्रेट आई के उस रीजन के बारे में बताना है जहां से क्या होता है, आपकी जो ऑप्टिक नर्व है वो रेटिना से बाहर जा रही होती है, उसको हम क्या बुलाते हैं? फोविया, इरिस, ब्लाइंड स्पॉट या फिर ऑप्टिक काइज्मा। तो आपको पता है इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल। तो देखो, जो आपकी खोपड़ी होती है, स्कल होती है, उसके बीच में कौन से प्रकार का जॉइंट आपको देखने को मिलता है? हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, फिब्रस जॉइंट या फिर कार्टिलेजस जॉइंट। तो देखो, हमारा जो खोपड़ी होती है उसके अंदर जो बोन्स है उनके बीच में जो जॉइंट हमें देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि हिंज जॉइंट कहाँ पर देखने को मिलता है हमारी बॉडी में, पाइवटल जॉइंट का क्या एग्जाम्पल है हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है, जया एंड रत्ना आर वेराइटीज ऑफ व्हीट,
मेज, राइस या फिर काउपी। तो आपको पता है जब ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई तो व्हीट एंड राइस की बहुत सारी वेराइटीज डेवलप की गई थी, और जो जया और रत्ना है ये सेमी ड्वार्फ वेराइटी होती है किसकी? चावल की, राइस की। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि व्हीट की भी दो बहुत ही फेमस वेराइटीज थी, उनके नाम क्या थे। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको बताना है कि हमारी बॉडी के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एक सेल ऑर्गेनल होता है उसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना, लिपिड सिंथेसिस करना, फोटोसिंथेसिस करना या फिर एटीपी सिंथेसिस करना। तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर एटीपी सिंथेसिस का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है, जिसको हम पावर हाउस ऑफ दी सेल बोलते हैं। प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है? लिपिड सिंथेसिस में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। हिमगिरी जो वैरायटी है ये डिफरेंट वैरायटीज है, आपको बताना है कि इनके अंदर किस टाइप का रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। हिमगिरी के अंदर स्ट्राइप रस्ट रेजिस्टेंस, पूसा स्वर्णिम के अंदर एफिड्स रेजिस्टेंट, पूसा गौरव के अंदर एफिड्स रेजिस्टेंस, पूसा कोमल के अंदर बैक्टीरियल ब्लाइट। तो आपको पता है हिमगिरी के अंदर जो वैरायटी है उसके अंदर स्ट्राइप रस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, बिल्कुल देखने को मिलता है। पूसा स्वर्णिम के अंदर एफिड्स रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, ये गलत है। ठीक है, एफिड्स रेजिस्टेंस के लिए ये वैरायटी नहीं डेवलप की गई है। किसके लिए डेवलप की गई है वो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे। पूसा गौरव के अंदर एफिड रेजिस्टेंस होता है, बिल्कुल होता है। पूसा कोमल के अंदर बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंस होता है, बिल्कुल होता है। नेक्स्ट है द कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर ऑफ स्विस चीज इज ड्यू टू। तो आपको बताना है, आपने है ना चीज के बहुत प्रकार खाए होंगे, उनमें से एक प्रकार होता है स्विस चीज। तो स्विस चीज का जो एक स्पेशल टेक्सचर होता है वो किसकी वजह से आता है? लैक्टोबैसिलस की वजह से, सैक्रोमाइसिस की वजह से, पेनिसिलियम की वजह से या फिर प्रोपिनी बैक्टीरियम की वजह से। तो आपको पता है स्विस चीज का जो कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर होता है वो किसकी वजह से आता है? प्रोपिनी बैक्टीरियम की वजह से आता है। नेक्स्ट है फॉर एन ऑब्जेक्ट टू सीन शार्पली द इमेज मस्ट बी फॉर्म्ड एग्जैक्टली एट द लोकेशन ऑफ द कॉर्निया, स्क्लेरा, रेटिना या फिर ऑप्टिक नर्व। तो आपको पता है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम शार्पली देखना चाहते हैं तो उसकी इमेज एग्जैक्टली कहां पर बननी चाहिए? हमारे रेटिना पे बननी चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। मिथानोजेंस जो है वो आर्की बैक्टीरिया का प्रकार होते हैं, नोस्टॉक जो है वो यू बैक्टीरिया का प्रकार है, यूग्लेनोइड्स जो है वो प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं, और स्पोरोजोन्स जो है वो फंजाई से बिलोंग करते हैं। तो आपको पता है जब हम आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं तो मिथानोजेंस उसके अंदर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। यू बैक्टीरिया जिसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, नोस्टॉक उसके अंदर आता है, बिल्कुल आता है। जो हमारे यूग्लेनोइड्स होते हैं वो प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन जो स्पोरोजोन्स होते हैं वो फंजाई से बिलोंग नहीं करते, वो भी किससे बिलोंग करते हैं? प्रोटिस्टा से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो फंजाई का प्रकार नहीं होते हैं स्पोरोजोन्स, किसका प्रकार होते हैं? प्रोटिस्टा का प्रकार होते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर जो हमारा क्लास 11th में है वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है नेम द मेथड विच इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन। तो आपको एक ऐसे मेथड के नाम के बारे में बताना है जो ये मानता है कि बॉडी के अंदर ओव्यूलेशन नहीं होता, जब क्या होता है मदर क्या कर रही होती है? अपने बेबी को फीड कर रही होती है, इसलिए उसके प्रेग्नेंट होने के चांसेस जो है ऑलमोस्ट कम रहते हैं। पीरियोडिक एब्सेंटेंस, कोइटस इंटरप्ट्स, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस या फिर लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो देखो आपको पता है मदर क्या कर रही है? लैक्टेट कर रही है, बेबी को फीड कर रही है, उसकी बॉडी के अंदर दूध बन रहा है। ठीक है, उस टाइम पे उसकी बॉडी के अंदर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, और इस मेथड को इसलिए हम क्या बुलाते हैं? लैक्टेशनल एमिनोरिया बुलाते हैं। ये एक प्रकार का नेचुरल मेथड है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्लास 12 का जो हमारा चैप्टर है वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है। मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन या फिर फोटोसिंथेसिस। तो देखो मेटाबॉलिज्म चाहे ह्यूमंस हो प्लांट्स हो सबके अंदर देखने को मिलता है, बिल्कुल देखने को मिलता है। ग्रोथ देखने को मिलती है, बिल्कुल देखने को मिलती है। रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, बिल्कुल देखने को मिलता है। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस होता है, ह्यूमंस तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, एनिमल्स तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, लेकिन वो फिर भी लिविंग होते हैं। ठीक है, तो ये सबका कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये जरूर है, लेकिन ये सबका नहीं है। ठीक है, बाकी के जो 3 ऑप्शंस है वो सबका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और हमारी जो क्लास 11th की डाइवर्सिटी यूनिट है उसका सबसे पहला जो चैप्टर है
वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द प्राइमरी कंज्यूमर्स फ्रॉम देयर फूड चेन। तो आपको है ना प्राइमरी कंज्यूमर्स पहचानने हैं उनकी फूड चेन से। जू प्लैंकटन, ग्रास होपर काउ, बर्ड, फिशेस, वॉल्फ, फाइटोप्लैंकटन, ग्रास एंड ट्रीज, मैन, लायन एंड वल्चर। तो देखो उन्होंने प्राइमरी कंज्यूमर पहचानने को बोला है, ठीक है। तो जू प्लैंकटन्स क्या करते हैं, फाइटोप्लैंकटन्स को खाते हैं, तो वो अपनी फूड साइकिल के अंदर क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर का रोल प्ले करता है। ग्रास को कौन खा जाता है, ग्रास होपर खा जाता है, तो ये भी क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है। ट्रीज को, ग्रास को काउ खा जाती है, तो ये भी क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। लेकिन जो बर्ड्स, फिशेस, वॉल्फ है, फाइटोप्लैंकटन तो प्राइमरी कंज्यूमर नहीं होता, ठीक है, वो तो क्या होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर के अंदर आता है। मैन, लायन और वल्चर जो है ये प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर नहीं आते, ये मोस्टली क्या होते हैं, टर्शरी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, जू प्लैंकटन, ग्रास होपर और काउ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द मॉडिफिकेशन, शॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स। तो आपको बताना है कि कौन से सेल ऑर्गेनल का क्या काम है, मॉडिफाई करना, शॉर्टिंग करना और प्रोटीन्स की पैकेजिंग करना। राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस या फिर लाइजोसोम्स। तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मॉडिफिकेशन का काम है, शॉर्टिंग का काम है, पैकेजिंग का काम है, ये सब कौन करता है, गोल्जी अपरेटस करता है। गोल्जी की खोज किसने की थी, कैमिलियो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने की थी, और इसीलिए उनको ऑनर करने के लिए ही इस सेल ऑर्गेनल का नाम उनके नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द G1 फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो आपको बताना है कि हमारी जो सेल साइकिल होती है उसमें जो G1 फेज होता है उसके अंदर क्या हो रहा होता है मेजरली। डीएनए सिंथेसाइज्ड, द सेल ग्रोज इन साइज एंड प्रिपेयर्स द डीएनए रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट, द सेल डिवाइड्स। तो आपको पता है जो हमारा G1 फेज होता है उसके अंदर क्या होता है, सेल है ना अपने साइज को बड़ा कर रही होती है, ग्रो कर रही होती है और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए खुद को रेडी कर रही होती है। ये हो रहा होता है हमारे G1 फेज के अंदर। नेक्स्ट है सिक्वा, द जाइंट रेडवुड ट्री, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज इज एसोसिएटेड विद। तो आपको बताना है कि ये जो प्लांट है जिसको हम जाइंट रेडवुड ट्री बोलते हैं, जो सबसे लंबी टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज के अंदर आता है, किससे बिलोंग करता है, टेरिडोफाइट से, ट्री फर्न से, जिम्नोस्पर्म से या फिर एंजियोस्पर्म से। तो देखो ये क्वेश्चन भी कहाँ से पूछा गया है, हमारा क्लास 11th की डाइवर्सिटी यूनिट से पूछा गया है। और आपको पता है जो सिक्वा होता है वो किससे बिलोंग करता है, जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करता है, और इसको हम जाइंट रेडवुड ट्री भी बुलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सेडिमेंट्री साइकिल का टाइप है, नाइट्रोजन एंड कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, सल्फर एंड फॉस्फोरस या फिर फॉस्फोरस एंड कार्बन। तो आपको पता है जो हमारी सल्फर है और हमारी जो फॉस्फोरस है ये किसके अंदर आते हैं, सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। मीथेन एंड CO2 आर ग्रीन हाउस गैसेस। तो आपको पता है चाहे मीथेन हो चाहे CO2 हो, दोनों की दोनों हमारी क्या है, मेजर ग्रीन हाउस गैसेस है। ये स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो आपको पता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड है। यहाँ पर क्या डिसाइड किया गया था कि हमें अपनी ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड जो है उनका प्रोडक्शन हम क्या करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। डॉप्सन यूनिट मेजर नॉइज इन द इन्वायरमेंट। तो इन्होंने बोला कि डॉप्सन यूनिट जो है वो नॉइज को मेजर करने के लिए यूज होती है। तो आपको पता है डॉप्सन जो यूनिट होती है वो किसको मेजर करती है, हमारी ओजोन लेयर की थिकनेस को मेजर करने के लिए हम डॉप्सन यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, ना कि नॉइज को मेजर करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट क्या वो करेक्ट है। यूज ऑफ इनसेरिनेटर्स इज क्रूशियल टू डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि हमारा जो हॉस्पिटल वेस्ट है उनको हम क्या करते हैं, इंसिनेटर की मदद से डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और डॉप्सन यूनिट क्या करती है, हमारी ओजोन लेयर की थिकनेस को मेजर करने का काम करती है। ये वो 21 क्वेश्चन थे जो आपके एस्टेट TDT साइंस में बायोलॉजी पोर्शन से पूछे गए, ठीक है। आपको अपना स्कोर जरूर बताना है कि 21 में से आपका क्या स्कोर रहा। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।